शुरुआत करेंगे आज की न्यूज़पेपर की हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ में। न्यूज़ में आई है ये बात कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है ना, कई कई जगह पर काफ़ी ख़राब हो गई है। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट कदम उठाएंगे ताकि एयर पोल्यूशन से हम निपट सकें। तो इसमें AQI का यूज़ किया गया है जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। मतलब एक ऐसा इंडेक्स जिसकी सहायता से एयर की क्वालिटी को मापा जाता है कि आखिर उसमें जो प्रदूषण फैलाने वाले जो छोटे छोटे पार्टिकुलर मैटर रहते हैं ना, छोटे छोटे कण रहते हैं, उनकी सांद्रता कितनी है। सबकी सांद्रता निर्धारित कर दी गई है। तो एयर क्वालिटी इज मेजर्ड यूजिंग ए मैट्रिक, उसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI में डिस्प्ले होता है एयर पॉल्यूशन में जो चेंजेस आता है, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, उसको AQI इंडेक्स के माध्यम से शो किया जाता है। क्लीन एयर हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, मेनली जिनसे हवा का निर्माण होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एयर क्वालिटी इंडेक्स से 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हमको पता चलते हैं। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। अब यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल में लाया गया है PM2.5, ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? तो देखो, पार्टिकुलर मैटर जिनको हम कहते हैं, मतलब एकदम छोटे छोटे कण रहते हैं जो हवा के माध्यम से हमारी सांसों में आते हैं और हमारे शरीर के, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है मेजरमेंट के लिए वो होता है PM2.5 और PM10। PM10 का मतलब है कि बड़े कण और PM2.5 का मतलब होता है छोटे छोटे कण। तो जैसे कि यदि पराली जला रहे हैं तो वहाँ से अलग धुआं निकलेगा, वहाँ के कण अलग साइज के होंगे। और यदि धूल उड़ रही है, ठीक है, इंडस्ट्री से कोई धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्री का कोई कचरा है, सीमेंट की कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ से अलग टाइप के कण निकलते हैं। तो ये जो इंडेक्स है ना, वो मेज़र करता है माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। PM2 हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकुलर लेस देन 2.5 माइक्रोन। उन कणों का जो आकार है 2.5 माइक्रोन से कम है। PM2.5 का मतलब ये होता। और यदि हम कहेंगे PM10 का क्या मतलब है, तो PM10 का मतलब है वे जो छोटे छोटे कण हैं उनका साइज जो है कैसा है, 10 माइक्रोन से कम है। ये हम डायामीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायामीटर मतलब उनका व्यास। इसके बाद में यहाँ पर बात बताई जाती है कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र एयर क्वालिटी। तो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि PCE RCM 05, PCE HFX 100, PCE RCM 8। अब ये जो PM वर्ड यूज़ किया गया है उसका क्या मतलब होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो PM स्टैंडर्ड, मतलब PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। It is a term used to define a mixture of solid particles and liquid droplet found in air। मतलब हवा में जो सॉलिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं और जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं उनको ही हम कहेंगे क्या चीज़, पार्टिकुलेट मैटर। अब कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे कण रहते हैं जिनको आप आंखों से देख सकते हो, जैसे कि डस्ट उड़ रही है, कहीं से धुआं निकल रहा है, और सूट, ये इनको आप आंखों से देख सकते हो। लेकिन कुछ कुछ पार्टिकुलेट मैटर ऐसे रहते हैं, इतने छोटे रहते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम देख सकते हैं।
अब कुछ कुछ सोर्सेज बताए जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर के, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट, फायर, फील्ड्स, अनपाव्ड रोड्स। इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल बताए जाते हैं, मतलब जो कच्ची रोड रहती है ना, वहाँ से जो निकलती रहती है छोटे छोटे कण। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया था 2014 में टू मेजर द एयर क्वालिटी इन टर्म ऑफ 6 कैटेगरी। 6 कैटेगरी में ये एयर की क्वालिटी को बताता है: गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। इसके अलावा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ डेवलप्ड दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स इन कंसल्टेशन विथ आईआईटी कानपुर एंड क्वालिटी प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। यदि हमसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो इसका विकास किया गया है सीपीसीबी के माध्यम से, और 2 लोगों ने इसने और आईआईटी कानपुर ने इसका सहयोग किया है। अब द स्टेट सिटीज़ आर कैटेगराइज इन द रेंज ऑफ 0 से लेकर के 500 टू मेजर इट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ से ये नंबर दिए जाते हैं: 0 से 50 गुड है, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 यदि नंबर है तो मॉडरेटरी, और 201 से 300 पुअर, 301 से 400 वेरी पुअर और 400 से 500 सीवियर। अब हम चलते न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। एज दिल्ली से एयर क्वालिटी डिटोरिटेट्स विद सेवरल एरियाज रिकॉर्डिंग वेरी पुअर एयर क्वालिटी। तो दिल्ली के जो कई एरिया हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पुअर एयर क्वालिटी की कैटेगरी में रखा गया है इंडेक्स के माध्यम से। तो दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने अपील किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से to understand their responsibilities toward reducing stubble burning and controlling pollution। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि जो अदर स्टेट वाले जो सीएम हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वो कंडीशन को समझें और किसानों को पराली जलाने से रोकें, क्योंकि पराली जलाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ऐसा सीएम का कहना है। आगे केजरीवाल का कहना ये है कि देखो, सरकार ने जो वाहन चलते हैं उससे जो पॉल्यूशन होता है उसके लिए भी काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने ये भी प्रयास किया है कि हम एक बायोडिकम्पोजर बनाएंगे जिसका छिड़काव खेतों में किया जाएगा, तो वो जो पराली बच जाती है वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारी तरफ से तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अदर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर रही है, इसीलिए वहाँ के जो किसान हैं पराली जला देते हैं। इसके बाद सेकंड न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर के। ठीक है, दोनों देशों ने अलास्का में एक्सरसाइज किया है ताकि ऊंचाई वाले स्थान पर हमें कैसे लड़ाई लड़ना है। ठीक है, कोल्ड यदि वेदर रहा तो उस समय में हमारे सैनिक किस प्रकार से मुकाबला कर पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेनिंग की गई है। दे आर होनिंग स्किल टू काउंटर टेरर। तो टेरर्स को हम कैसे करके काउंटर कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। 17वें नंबर का एडिशन किसका? इंडिया यूएस बायलैटरल एक्सरसाइज का, जिसका नाम रखा गया है युद्ध अभ्यास 2021। ये हुआ था जॉइंट बेस एल्मेंड्रोव रिचर्डसन अलास्का, यहाँ पर यूएस में। इसमें कितने लोग थे? 2 साइड थी यहाँ पर। सेट टू होन देयर स्किल इन काउंटर टेरर ऑपरेशन इन माउंटेनियस टेरेन। इसके अलावा कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में भी। इंटरेस्टिंगली दिस इज ओनली इंडिया यूएस सर्विस एक्सरसाइज कंटिन्यू इन बायलैटरल फॉर्मेट। और अच्छी बात ये है कि ये केवल इंडिया और यूएस, केवल 2 देशों के बीच में ही होने वाली सर्विस है। इसके अलावा मालाबार ट्राईलैटरल की बात की जाती है। इंडिया यूएस मालाबार नवल एक्सरसाइज बिकेम ट्राईलैटरल विद द एडिशन ऑफ जापान इन 2015। पहले इंडिया और यूएस था, 2015 में जापान शामिल हो गया किसमें? मालाबार एक्सरसाइज में। एंड फर्दर ब्रॉड इन ऑल द क्वाड पार्टनर टुगेदर विद द इंक्लूजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2020। फिर 2020 में
ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिए, तो अब मालाबार में हो गए 4। सिमिलरली जापान ज्वाइन द इंडिया यूएस बायलैटरल एयर एक्सरसाइज कोप इंडिया। ठीक है, कोप इंडिया यदि पूछा जाता है तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते थे? इंडिया और यूएस। इसको जापान ने ज्वाइन कर लिया एज एन ऑब्जर्वर इन 2018 और प्लान इज टू मेक इस ट्राइलेटरल फेस। इंडिया एंड द यूएस आल्सो होल्ड ए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। तो इस प्रकार की जो एक्सरसाइज होती हैं उनका मेन उद्देश्य रहता है इनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी। ये चीज़ों को बढ़ावा देना ही मेन इसका उद्देश्य रहता है। इसके अलावा इसका जो फोकस रहता है वो रहता है कंबाइंड आर्म मैनूवर्स इन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन और primarily aimed at sharing tactical level drills and learning best practices from each other। सेना क्या है, एक दूसरे को शेयर करती हैं, उन वो जो प्रैक्टिसेस अपनाती हैं, वो उनके पास जो स्किल्स है उन दोनों को आपस में शेयर करने का काम करती हैं। युद्धाभ्यास की यदि आप बात करें तो युद्ध अभ्यास जो है लार्जेस्ट रनिंग जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग और डिफेंस कोऑपरेशन है। डिफेंस कोऑपरेशन का एक प्रकार से अभ्यास है बिटवीन द टू कंट्रीज, ऐसा आर्मी का कहना है। यूएस की साइड से 300 सोल्जर्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट स्क्वाड्रन मतलब एयरबोर्न ऑफ द 40वें कलवरी रेजिमेंट और 350 सोल्जर्स ऑफ द 7 मद्रास इन्फेंट्री बटालियन ऑफ आर्मी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब 14 दिन की जो ट्रेनिंग शेड्यूल है जिसमें इंक्लूड है एक्टिविटीज़ ऑन जॉइंट ट्रेनिंग, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, एनवायरनमेंट अंडर द यूएन मैंडेट द आर्मी, इनका कहना है। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट इसके बताए गए हैं कि किस किस पर फोकस किया गया है। इसके पहले जो युद्ध अभ्यास किया गया था वो हुआ था फरवरी 2021 में। कहाँ पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन बीकानेर, राजस्थान। इसके अलावा कोप इंडिया के बारे में भी यहाँ पर बात बताई जाती है। अब देखो, अदर देन द मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज तो होती ही जिसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं जो कि क्वाड की कंट्री। जापान हैड सेंट ऑब्जर्वर फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग कोप इंडिया 2018 एज एन ऑब्जर्वर इन 2018। कोप इंडिया भी एक एक्सरसाइज है जिसमें जापान को ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है ई श्रम पोर्टल के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट ने ई श्रम पोर्टल मतलब वेबसाइट को लॉन्च की थी जिसमें जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर हैं वो अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ प्रावधान कर दिए गए हैं जो कि रुकावट का काम करते हैं, जैसे कि वर्कर के पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक ऐसी कंपनी जहां पर लिमिटेड वर्कर हैं उनकी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि उनके ही वर्करों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, इसमें एज का पीरियड रख दिया गया है कि पार्टिकुलर इतनी एज से लेकर के इतनी एज तक के ही वर्कर को रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाना है। तो इस पोर्टल के माध्यम से सरकार उनको रोज़गार प्रोवाइड करने, कोई स्कीम का यदि उनको फ़ायदा देना है या फिर उनकी स्किल को बढ़ावा देना है, इसलिए सरकार ने इस वेबसाइट की शुरुआत की थी ताकि सरकार को पता चल सके कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने वर्कर काम कर रहे हैं अभी। अब यदि कोई व्यक्ति जो कि इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो सबसे पहले उसको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जरिए दुर्घटना बीमा का कवरेज मिल जाएगा। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए रहता है। यदि दुर्घटना में डेथ हो जाती है और परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख रुपया जारी किए जाएंगे, जबकि यदि आंशिक तौर पर विकलांगता की कंडीशन में 1 लाख रुपये देने की
बात इसमें की जाती है। और केंद्र सरकार क्या है, 38 करोड़ असंगठित मजदूरों को इसमें रजिस्टर करना चाहती है। ये ऐसे कामगार हैं जिसमें कि कंस्ट्रक्शन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाले, रेहड़ी पटरी और घरेलू मजदूर इसमें शामिल हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद इन्हें 12 डिजिट वाला एक स्पेशल श्रम कार्ड मिल जाता है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट दी गई है। देखो क्या क्या चीज़ ज़रूरी यहाँ पर बताया गया है कि आधार नंबर चाहिए, आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास खाता हो और उम्र 16 से लेकर के 59 ईयर के बीच में होना चाहिए। एज का प्रावधान यहाँ पर रख दिया गया है। अभी न्यूज़ की तरफ हम आते हैं और न्यूज़ देख लेते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर है का पोर्टल है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अब जो है ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक का मतलब होता है कि कितने लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी संख्या इनकी बढ़ी है। बताया जा रहा है कि 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, यदि हम 2 महीना के भीतर भीतर यदि देखें तो। Over 4 crore unorganized sector worker had been registered on e-श्रम portal in under 2 months of its launch। तो 2 महीना ही नहीं हुए हैं इसके लॉन्चिंग के, और इसमें 4 करोड़ से भी ज़्यादा जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये जानकारी दी है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने 17 अक्टूबर को। मिनिस्टर का कहना है अपने ट्वीट के माध्यम से, वंस रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर वुड बी एबल टू एक्सेस द बेनिफिट ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम ईजिली। यदि आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आपको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था 26 अगस्त को। इसका मेन उद्देश्य है क्रिएटिंग ए नेशनल डाटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का। एज ऑन 17 अक्टूबर मॉर्निंग द पोर्टल ई-श्रम government.in 4.1 करोड़ यहाँ रजिस्ट्रेशन शो हो रहे थे। स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री ने कहा है कि 50.02% ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर वर वुमेन एंड रिमेनिंग 49.98% मैन। महिलाएं ज़्यादा रजिस्टर्ड हुई हैं इसमें। इसके अलावा 43% जो है ओबीसी के हैं, 27% जनरल कैटेगरी की, और 23 जो है एससी, और 7% जो है एसटी के हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर डाटा को दिखा दिया गया है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी जाती है। एज पर द लेटेस्ट डाटा द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आर एट द फोरफ्रंट ऑफ इट्स इनिशिएटिव विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा आगे हैं, यहाँ पर बात बताई जाती है। सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है हमें वर्कर रजिस्टर्ड आर फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन गिवन इन द sheer वॉल्यूम ऑफ these two sector in the employment generation। इसके अलावा और कौन कौन से वर्कर इसमें शामिल हैं? इसमें है घरेलू कामकाज वाले वर्कर हो गए, साफ सफाई करने जाते, झाड़ू पोछा लगाने वाले। इसके अलावा एक अपैरल सेक्टर है, ठीक है, मतलब वस्त्र उद्योग से संबंधित जो वर्कर हैं, ऑटोमोबाइल में काम करने वाले, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री वर्कर इसमें शामिल हैं। अराउंड 65.68% ऑफ दीज रजिस्टर्ड वर्कर आर इन द एज ग्रुप ऑफ 16 से लेकर के 40। सबसे ज़्यादा संख्या है 16 से 40 उम्र वालों की। इसके बाद 34.32% है 40 साल और उससे अधिक उम्र वाले लोगों की। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बचाव में सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ पर 3.9% ही जो है ऐसे बच्चे हैं जो कि अंडर नरिश्ड हैं। और ये हमने पता लगाया है रियल टाइम पोषण ट्रैकर डाटा 16/10/2021 की सहायता से। सरकार कह रही है कि हमारे देश में केवल 3.9% ही ऐसे बच्चे हैं जो कि अंडर नरिश्ड हैं। टोटल इनकी संख्या बताई जाती 30.27 लाख।
जिसका परसेंट होता है 3.9%। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है फॉरेन वाले बेस से रसिया से है। यहाँ पर देखो, नॉर्मली हम मूवी की शूटिंग जो है हमारी यहीं पर देखते हैं, लेकिन एक ऐसी भी मूवी बनाई गई है जिसकी शूटिंग हुई है स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष में। तो इसके लिए रसियन सैटेलाइट या फिर स्पेस क्राफ्ट का यूज़ किया गया था, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है कि वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री गए थे ना, अब वो वापस धरती पर आ गए हैं। एक अंतरिक्ष यात्री और 2 रूस के फिल्म निर्माताओं को लेकर के सुएज अंतरिक्ष कैप्सूल इंटरनेशनल अंतरिक्ष केंद्र से रवाना होने के 3.5 घंटे के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लैंड कर दिया गया। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद रविवार को 4:35 पर कजाकिस्तान में कैप्सूल ने लैंड किया था। फिल्म शूटिंग के लिए क्रू ने 12 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। ये स्पेस में पहली फिल्म की शूटिंग है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती करंट अफेयर की दृष्टि से। तो इसकी कहानी के कुछ हिस्से में ISS में फिल्माया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट रविवार को अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार 1:15 पर रवाना हुआ था। चैलेंज है मूवी का नाम। इस अंतरिक्ष कैप्सूल में अंतरिक्ष यात्री ओलेग नेवित्स्की, यूलिया पेरिसिल्ड और क्लिम सिम्पेको सवार थे। अब देखो, अंतरिक्ष में हमें मूवी शूट करना है, तो इस मामले में टॉम क्रूज भी सोच रहे थे कि हम भी जाएंगे। तो ये जो मूवी है चैलेंज ना, ये हो गई है आगे। अंतरिक्ष में शूटिंग के मामले में चैलेंज फिल्म ने बाजी मार ली है। अभी ये माना जा रहा था कि हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज स्पेस में सबसे पहले अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग कर सकते हैं। क्रूज भी फिल्म की शूटिंग के लिए अंतरिक्ष में जा सकते हैं। हालांकि जब से इसकी घोषणा हुई है तब से उनकी ओर से इस पर कोई ताज़ा अपडेट नहीं मिला था, लेकिन चैलेंज स्पेस में शूट होने वाली पहली फिल्म बन चुकी है।